समय किसी के लिए रुकता नहीं है और समय काफी तेजी से बीत रहा है बेटा, जो करना है वो अभी कर लो, दोबारा फिर मौका नहीं मिलेगा। हर हर महादेव। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। तो बच्चों चलिए पहले बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है? तो बच्चों रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं। कंडक्टेंस को हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं और G इक्वल टू लिखेंगे 1/R, ठीक है। और अगर मैं इसका SI यूनिट की बात करूं बच्चों, चूंकि रेसिस्टेंस का SI यूनिट ओम होता है, इसलिए कंडक्टेंस का SI यूनिट पर ओम लिखना पड़ेगा और पर ओम को हम लोग MHO भी लिखते हैं। पर ओम को MHO लिख, चूंकि ओम लिखेंगे तो OHM लिखना पड़ेगा, इनवर्स है इसलिए लेटर को उल्टा करके हम लोग MHO भी लिखते हैं। और पर ओम को साइमन कहा जाता है, पर ओम को साइमन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बच्चों इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा इक्वल टू 1/रो। रो की कहानी हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे, जिसको रेसिस्टिविटी कहा जाता है 1/रो। तो रो का रेसिस्टिविटी ओम मीटर होता है और रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी है, इसलिए इसका यूनिट हो जाएगा पर ओम पर मीटर। और पर ओम को साइमन कहते हैं, इसलिए साइमन पर मीटर भी इसको कहा जा सकता है। या पर ओम को MHO कहते हैं, तो MHO डिवाइडेड बाई मीटर, यानी कि पर मीटर भी कहा जा सकता है। तो अलग अलग तरह से यूनिट आपसे पूछा जाता है, याद रखना है आपको कन्वर्जन। नेक्स्ट बात करते हैं सुपर कंडक्टर क्या होता है बच्चों। सुपर कंडक्टर का मतलब है वैसा मटेरियल जिसका रेसिस्टेंस किसी खास टेम्परेचर पे 0 हो जाता है। वैसा मटेरियल जिसका रेसिस्टेंस किसी खास टेम्परेचर पे 0 हो जाता है। जब कूल करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं, तो किसी एक टेम्परेचर पे आकर उसका रेसिस्टेंस 0 हो जाता है। ऐसे मटेरियल को कहते हैं सुपर कंडक्टर। और उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? जिस टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस का वैल्यू 0 हो जाता है बच्चों, उस टेम्परेचर को कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। में भी अगर पूछा जाता है व्हाट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर, तो आप कहेंगे टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर बिकम्स इक्वल टू 0। जबकि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकल वैल्यू है, तो पढ़ते हैं हम लोग वो टेम्परेचर जिसपे किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस 0 हो जाए, इसीलिए इसको सुपर कंडक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं? पहली बात है क्यों कॉम्बिनेशन करेंगे? तो बच्चों किसी सर्किट में एक डिजायर्ड अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और डिजायर्ड अमाउंट ऑफ करंट रिसीव करने के लिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कॉम्बिनेशन के बाद मिलता है। दो या दो से ज्यादा रेसिस्टेंस को कंबाइन करके एक पर्टिकुलर टाइप का रेसिस्टेंस का वैल्यू रिसीव करते हैं, जिसे कहा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। तो यहाँ ये बात क्लियर है, जो कॉम्बिनेशन करते क्यों है सॉरी, टू ऑब्टेन डिजायर्ड वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कॉम्बिनेशन का, तो कॉम्बिनेशन बच्चों दो तरीके का होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में खास बात यह है बच्चों, जितना भी रेसिस्टेंस को आप कनेक्ट करेंगे सभी रेसिस्टेंस के क्रॉस करंट का वैल्यू सेम होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी दो या दो से ज्यादा रेसिस्टेंस को सीरीज में तब कहेंगे जब उन सभी रेसिस्टेंस से करंट का वैल्यू सेम हो, यानी कि करंट का पास होने का एक ही पाथ हो, तो उस पाथ में कनेक्टेड सभी रेसिस्टेंस को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट ऐसे मूव किया, करंट ऐसे मूव किया। अब जो करंट R1 रेसिस्टेंस में होगा वही करंट R2 रेसिस्टेंस में होगा। अगर दोनों रेसिस्टेंस में करंट का अमाउंट सेम है तो आप कहेंगे दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। बच्चों दो या दो से ज्यादा रेसिस्टेंस पैरेलल में तब कहलाता है जब उसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो।
दोनों रेजिस्टेंस के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, लेकिन करंट का वैल्यू डिफरेंट हो सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे करंट का डायरेक्शन मैं अगर लिखूं तो ये करंट का डायरेक्शन हो गया, और यहाँ पे आने के बाद कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट इधर जाएगा, यानी कि करंट के जाने का दो रास्ता हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो ये येलो लाइन जो है, येलो लाइन कनेक्टिंग वायर को रिप्रेजेंट करता है, और कनेक्टिंग वायर के बीच जो R2 है यहाँ पे R1 है, तो V पोटेंशियल डिफरेंस R2 के क्रॉस भी माना जाएगा और R1 के क्रॉस भी माना जाएगा, यानी कि R1 R2 दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू सेम है। करंट का वैल्यू अलग अलग है, आप देख पा रहे हैं, इसमें एक अलग करंट जाएगा और इसमें एक अलग करंट जाएगा, ठीक है। मे भी सेम करंट भी जा सकता है जब दोनों रेजिस्टेंस सेम हो तब, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते। कॉन्सेप्ट क्या है, तो दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम हो तो आप कह सकते हो वो दोनों पैरेलल में होगा और करंट फ्लो होने का अलग अलग रास्ता हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम लोग लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस इन सीरीज। तो बच्चों लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन कहता है दो या दो से ज्यादा रेसिस्टेंस को अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन करते हैं तो उसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ईच एंड एवरी रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। अगर बहुत सारा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सीरीज में और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे निकालना है तो सभी रेजिस्टेंस के वैल्यू को सम कर देंगे, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और मुझे R इक्विवेलेंट निकालना है, तो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज कहता है R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि सर्किट में जितना भी रेसिस्टेंस कनेक्टेड है सभी रेसिस्टेंस का अलजेब्रिक सम अगर निकाल देते हैं तो हम लोगों को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मिल जाता है, ठीक है। अब बात आती है अगर n इक्वल रेसिस्टेंस कनेक्टेड हो, सेम मेजरमेंट का बहुत सारा रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हो, तो क्या करते हैं बच्चों, इसके लिए R इक्विवेलेंट इक्वल टू इंडिविजुअल R इंटू n लिखते हैं, यानी कि R इक्विवेलेंट इक्वल टू NR, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। R इक्विवेलेंट इक्वल टू NR। अगर मान लिया जाए 5 ओम का 10 रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, 5 ओम का R का वैल्यू 5, 10 रेसिस्टेंस का वैल्यू 10 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, तो 5 और 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जितना भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा सभी का सम निकालने के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलता है। चूंकि सभी सेम है इसलिए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इनटू मेजरमेंट ऑफ वन रेजिस्टेंस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट हम लोगों को मिल जाता है। अब यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाली बात है बच्चों, मैं आपको बता दूं सीरीज कॉम्बिनेशन में जब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मेजरमेंट किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बड़ा होता है। यही कारण है जो हम लोग घर में अपने घर में सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग अपने घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और रेजिस्टेंस बढ़ाने के बाद हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम लोग डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज ये तो मैंने पढ़ लिया, जो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो इसको डिराइव कैसे करेंगे बच्चों, एक सर्किट है आप देख सकते हैं, मान लिया मैंने R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस है जो सीरीज में कनेक्टेड है, जिसके अक्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है और जिसके कारण I करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे ये तीनों रेजिस्टेंस को हटा करके एक रेजिस्टेंस मैं लगाया, ऐसा रेजिस्टेंस जो करंट वही प्रोड्यूस करता हो, करंट का अमाउंट सेम हो और पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, यानी कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे रेजिस्टेंस का वैसा अमाउंट जो सेम करंट प्रोड्यूस करवा दे उसे कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो एक रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया है। अब यहाँ क्या करना है, इस सर्किट में आप देखेंगे बच्चों तो आपको समझ आएगा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो सकता है, तो V। यहाँ प्रत्येक रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे,
तीनों पोटेंशियल डिफरेंस का सम इस V के बराबर होगा। तो अगर मैं लिखूं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V1, मैं मान लेता हूं यहाँ पे पोटेंशियल V1 है, यहाँ पे V2 है और यहाँ पे V3 है। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 इक्वल टू बच्चों IR होता है, तो IR1 लिखेंगे इक्वेशन 1। V2 इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? तो IR2 लिखेंगे इक्वेशन 2। V3 इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? IR3 हो जाएगा, ये इक्वेशन 3 हो गया। और इस इक्वेशन को ले लें तो यहाँ पे V इक्वल टू क्या लिखा जाएगा बच्चों? V इक्वल टू हो जाएगा IR इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट, ये इक्वेशन 4 हो गया। अब आप देखिए V जो है सर्किट में V 3 पार्ट में बटा है, V1, V2, V3। तो आप लिख सकते हो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V का वैल्यू क्या है बच्चों? तो IR इक्विवेलेंट इक्वल टू V1 का वैल्यू क्या है? IR1 प्लस IR2 और V3 का वैल्यू क्या है? तो IR3। अब यहाँ IR इक्विवेलेंट इक्वल टू बच्चों यहाँ से I कॉमन ले लेते हैं, तो बच गया क्या? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ से I को क्रॉस कर देंगे, मेरे पास रिजल्ट क्या बचेगा फाइनली बच्चों? तो फाइनली मेरे पास बचेगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये मेरा फाइनल आंसर हो सकता है। इसको मैं कलर चेंज कर दूं थोड़ा सा, ये हो गया आपका फाइनल इक्वेशन, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेज इन पैरेलल। बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है तो रेसिप्रोकल ऑफ R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेज। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल क्या कहता है? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा वो इक्वल होगा बाकी सभी रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के। यानी कि मान लिया जाए इस सर्किट में 3 रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, तीनों पैरेलल में है, क्योंकि I करंट के कारण ये तीनों में अलग अलग करंट मूव करेगा, और अलग अलग करंट मूव करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका अलग अलग तो है नहीं, सेम है। लेकिन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V है और तीनों रेजिस्टेंस को हटाकर एक रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट ले लिया गया है। तो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल ये कहता है 1 by R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। यानी कि सभी रेसिस्टेंस को R इक्विवेलेंट का जो रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट का जो रेसिप्रोकल होगा दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। If when n equal resistances are connected in parallel, बच्चों जब किसी सर्किट में बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस, मान लिया जाए n है, n नंबर है उसका, n इक्वल रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो क्या किया जा सकता है? तो बच्चों n इक्वल रेसिस्टेंस कनेक्टेड हो तो R इक्विवेलेंट के लिए आप एक रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाई n, ये आप रेडीमेड फॉर्मूला याद रखेंगे और ये ऑब्जेक्टिव में आपका निश्चित रूप से आएगा। अगर n इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? R डिवाइडेड बाई n, यानी कि एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस और उसको नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देना है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है और दोनों का मेजरमेंट 4 है, तो यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट निकलेगा बच्चों, यहाँ पे R इक्विवेलेंट जो निकलेगा वो 4 डिवाइडेड बाई 2 रेसिस्टेंस है तो 2 करेंगे, ये 2 ओम इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों 6 का 2 रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो R इक्विवेलेंट चूंकि सिमिलर रेजिस्टेंस है, R इक्विवेलेंट मतलब एक रेजिस्टेंस का मेजरमेंट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रेसिस्टेंस 3 ओम। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ओम है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, दो रेसिस्टेंस पैरेलल में है लेकिन दोनों का मेजरमेंट 12 है। तो क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो सकता है, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू बच्चों इंडिविजुअल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका 6 ओम हो जाएगा। ठीक है। और एक और बात यहाँ से क्लियर होता है, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में बहुत सारे रेजिस्टेंस को ऐड करके आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होगा। अगर मान लिया जाए यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारा रेजिस्टेंस है, सभी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देख लीजिए, इसमें कोई भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उससे कम ही होगा। यही कारण है जो हम लोग अपने घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, हाउसहोल्ड सर्किट में कैसा कॉम्बिनेशन होता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। क्यों पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाता है। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे मेरे पास है डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। तो कैसे डेराइव करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सर्किट है आपके पास जिसमें तीनों रेजिस्टेंस के हटा करके एक ऐसा मेजरमेंट लगाया गया है, मेजरमेंट का रेजिस्टेंस लगाया गया है ताकि इसका V पोटेंशियल अप्लाई करने पे I करंट, जो करंट यहाँ प्रोड्यूस हो रहा था वही करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होना चाहिए। तो इस वाले रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहेंगे। अब दोनों में क्या है, इसमें आप देख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस सभी में सेम है और वही पोटेंशियल डिफरेंस V यहाँ पे भी है। लेकिन बच्चों यहाँ पे I करंट अगर फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे देखोगे ये I1 इसमें अलग करंट होगा, इसमें I2 इसमें अलग करंट होगा और इसमें I3 इसमें अलग करंट होगा। यानी कि I करंट तीन ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, I1, I2 एंड I3। यानी कि अगर यहाँ पे I का वैल्यू निकालते हैं बच्चों, I1 का वैल्यू, तो I1 I इक्वल टू क्या होता है, V बटे R होता है। तो V डिवाइडेड बाई R1 इक्वेशन 1 बनाएंगे। I2 अगर निकाल लीजिए बच्चों तो V डिवाइडेड बाई R2 इक्वेशन 2 बना लीजिए। और I3 इक्वल टू क्या होता है बच्चों, तो V डिवाइडेड बाई R3 इक्वेशन यहाँ पे आप 3 बना लीजिए। और I इक्वल टू क्या होगा, तो इस सर्किट से देख ले, I इक्वल टू क्या होगा, तो V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट होगा, इक्वेशन 4। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो ये I करंट तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, I1, I2 और I3 में। अगर मैं इसको जरा स्पेस क्रिएट कर लूं, मैं स्पेस बना लूं इसको, ठीक है। अब यहां पे क्या करते हैं हम लोग, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीनों को ऐड कर देता। I इक्वल टू क्या है बच्चों, V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R1 प्लस V डिवाइडेड बाई R2 प्लस V डिवाइडेड बाई R3। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, ये V यहाँ से कॉमन ले लिया जाए तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 बच जाएगा। V से V क्रॉस आउट हो गया बच्चों, 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये आपका फाइनल इक्वेशन बन जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, कैसे ड्राइव हुआ ये बात समझ गए हम लोग, करेक्ट, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। मेरे पास एक क्वेश्चन है, R1, R2, R3 तीन है और तीनों को आप देख रहे हैं हम लोग पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, तो R इक्विवेलेंट कैसे निकाला जा सकता है। तो बच्चों फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, 1 बाई R इक्विवेलेंट, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ R इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द रेसिस्टेंसेस होता है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द रेसिस्टेंसेस। तो यहाँ वैल्यू सिर्फ पुट करना है आपको, 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 का वैल्यू हो गया बच्चों 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 5, 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू, सभी का एलसीएम ले ले बच्चों, एलसीएम आपका हो जाएगा
30 ले लेते हैं, एलसीएम इसका हो जाएगा 30 और ये हो गया 15 प्लस 10 और प्लस 6, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा बच्चों, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई, सभी को ऐड कर दें हम लोग तो 25 और 6 31, ये वैल्यू मेरा आ जाता है किसका, आर इक्विवेलेंट का, ठीक है। एक और बात करें बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पे अगर दो रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उसके लिए शॉर्टकट हम लोग बना सकते हैं। दो रेसिस्टेंस अगर कनेक्टेड हो तो उसके लिए शॉर्टकट हम लोग बना सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं इसको साइड कर दूं, शायद आपको दिख रहा होगा। हाँ, अगर मान लिया जाए दो रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए रेडीमेड फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, मान लिया जाए ये R1 है, ये R2 है, लेकिन दो ही रेजिस्टेंस सिस्टम के लिए दो रेजिस्टेंस है तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये रेडीमेड फार्मूला है, आपको याद रखना है, मे भी दो रेजिस्टेंस के लिए आपको निकालने में दिक्कत ना हो। करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन है मेरे पास, द वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम वेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल, व्हाट इज इट्स इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस इट्स डायमीटर। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम का है और उसको कनेक्ट कर दिया गया है डायमीटर के अक्रॉस, और आपसे पूछा जा रहा है डायमीटर के अक्रॉस उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। अगर ये वायर है और 5 ओम इसका रेजिस्टेंस था तो दो पार्ट में बढ़ जाएगा, आधा सेमी सर्किल इधर और सेमी सर्किल इधर, यानी कि लेंथ अगर हाफ हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी उसका हाफ हो जाएगा। इट मीन्स इसका जो स्ट्रक्चर होगा बच्चों कुछ इस तरह का हो जाएगा, 2.5 ओम एक ओर और 2.5 ओम एक ओर। चूंकि आधा आधा लेंथ हो गया तो आधा आधा रेजिस्टेंस भी हो जाएगा। अब आर इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना है तो इसके लिए मैं आपको बता चुका हूं रेडीमेड फार्मूला, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या करेंगे, R1 का वैल्यू 2.5 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 2.5 प्लस 2.5। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू बच्चों 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों दो डिजिट के बाद 6.25 हो जाएगा, 6.25 और डिवाइडेड बाय दोनों को ऐड करें तो 5 हो जाएगा, और ये वैल्यू हो सकता है 1.2222 एंड 5 ओम। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, और मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। और बच्चों किसी तरह का परेशानी होता है, अगर आपको लगता है पर्टिकुलर टाइप के कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम है तो निश्चित रूप से आप कमेंट करके बताएंगे। मैं कोशिश करूंगा उस डाउट के रिगार्डिंग जितना भी पॉसिबल चीज़ें हैं वो आपके लिए अवेलेबल करवा दूँ, ठीक है।